जब पापा जिंदा थे मेरे इतने रिश्तेदार थे कि कभी हमें समय नहीं मिलता था कि हम फ्री रहें। कोई ना कोई घर पे आना जाना, हम हर किसी के यहाँ हमारी दावतें रहती थी, हमें बुलाया जाता था। फिर पापा एक्सपायर हो गए थे, एकाएक सारे रिश्तेदार ख़त्म हो गए, कोई नहीं था। माफिया नहीं हूँ, और मैं जो जैसा मेरे साथ रहता है, मेरा नेचर ऐसा है कि जो अगर रोड पर भी झाड़ू पोछा करता है या कोई मांगने वाला भी आ गया तो मैं उसके साथ बैठ के खाना खा लूँगी अगर उसकी इच्छा है तो। और अगर कोई एटीट्यूड दिखा रहा है तो मैं उसके डाइनिंग टेबल पर भी नहीं खाती। उसी तरह दीदी कहना चाह रही है, अगर आपने डिग्रियाँ ले रखी और दीवार पे टांग रखी है, बैग में रख रखी है, क्या फ़ायदा जब तक अन्य से कोई फ़ायदा नहीं है। हाय, दिस इज़ रविंद्र श्वाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे हमारी स्टूडेंट नाजरीन खान का, जो कि बिलोंग करती हैं आजमगढ़ से। अस्सलाम वालेकुम दीदी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाईजान। कैसा रहा आपका सफ़र दीदी 3 महीने का यहाँ पे? मेरा 3 महीने का सफ़र बहुत अच्छा था, और जितना मुझे बताया गया था और जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, मैंने उससे बेस्ट पाया। और मुझे सबसे अच्छी और सबसे प्यारी और प्यार करने वाली मैम मिली, और उससे भी ज़्यादा बेस्ट मैं भाइयों को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और आप जैसा भाई मुझे एक और मिला। मैं अभी तक 3 भाई की बहन थी, अब मैं 4 भाई की बहन हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है, खुशनसीबी आपकी और मेरी भी ऐसी खुशनसीबी कि ऐसी बहन मिली जो ऐसा बोल सकती है। इंटरव्यू से पहले कह रही थी, अगर कोई मेरे परिवार की तरफ नज़र उठा दे तो मैं उसकी आंखें नोच सकती हूँ। और ये सच है। अगर मैं गांव में एंट्री भी कर दूँ ना, और मेरे भतीजी भतीजा भाई बहन मम्मी को कोई पड़ोसी बोल रहा है ना, तो मुझे देखते खामोश हो जाता है। डरते हैं आपसे? डरते हैं मुझसे। माफिया हो तुम? माफिया नहीं हूँ, और मैं जो जैसा मेरे साथ रहता है, मेरा नेचर ऐसा है कि जो अगर रोड पर भी झाड़ू पोछा करता है या कोई मांगने वाला भी आ गया तो मैं उसके साथ बैठ के खाना खा लूँगी अगर उसकी इच्छा है तो। और अगर कोई एटीट्यूड दिखा रहा है तो मैं उसके डाइनिंग टेबल पर भी नहीं खाती। मुझे एटीट्यूड नहीं पसंद है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने 8 पास किया। 8 पास किया आपने? उसके बाद नहीं पढ़े आप? उसके बाद पापा एक्सपायर हो गए। हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर स्कूल था। मम्मी के पास उतने ही पैसे थे जिससे हमें वो पाल पोस सकें। हम 5 भाई बहन। 5 भाई बहन हैं आप? तो फिर आपकी मतलब पढ़ाई अधूरी रह गई? पढ़ाई अधूरी रह गई। तो फिर आपने क्यों सोचा कि मैं कुछ स्किल सीखूं? जब पापा जिंदा थे मेरे इतने रिश्तेदार थे कि कभी हमें समय नहीं मिलता था कि हम फ्री रहें। कोई ना कोई घर पे आना जाना, हम हर किसी के यहाँ हमारी दावतें रहती थी, हमें बुलाया जाता था। फिर पापा एक्सपायर हो गए थे, एकाएक सारे रिश्तेदार ख़त्म हो गए, कोई नहीं था। और फिर जब वो ईद पड़ी तो किसी ने तक नहीं पूछा कि कपड़े बने कि नहीं बने। क्या बोला आपने? ईद पर कपड़े? मतलब ईद पर किसी ने ये नहीं पूछा कि कपड़े बने कि नहीं बने तुम्हारे, जबकि हमारे यहाँ ईद पे कपड़े बनना इम्पोर्टेंट होते हैं। गरीब से गरीब इंसान है वो भी बनवाता है। जैसे हमारे यहाँ करवा चौथ पे नए कपड़े लेती हैं महिलाएं, ऐसा? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप पे जो करवा चौथ पे ज़रूरी होता वैसा नहीं। हम रोज़े की खुशी में ईद पर नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है। और उस बार हम तो बच्चे थे ना, लेकिन हमारे लिए कपड़े नहीं बने, रोना बहुत है। कितने साल पहले की बात है जब आपके पापा एक्सपायर हुए? 2011। तब तो आप बच्चे रहे होंगे काफ़ी। हाँ। फिर कैसे संभाला परिवार को आपने, आपके भाइयों ने मिलके? भाई की शादी, बड़े वाले भाई की शादी हो गई, फिर छोटे वाले की, बीच वाले की भी हो गई, और उसी साल 2012 में दीदी की शादी हो गई। जो दीदी की शादी में मैंने कमियां महसूस की वो मैं अपने लिए नहीं महसूस करना चाहती थी। मैंने मम्मी के साथ बहुत मेहनत की। मैं मम्मी की बेटी भी हूँ, बेटा भी। 3 बेटे होते हुए भी मम्मी मुझे बेटा कहती है। शादी नहीं करवाई आपने अभी तक? मम्मी की मर्जी है, बहुत परेशान है मेरे लिए। शादी कर लो, निकाह बोलते हैं आपके? हाँ, निकाह कर लो, और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं पूरा करूं। अगर मैं नहीं रही तो मैं बोली कि ठीक है, आपका फ़र्ज़ है, निकाह कर लूं मैं, लेकिन मैं आप पर फ़र्ज़ नहीं डाल रही हूँ कि आप मेरा निकाह करो। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं वेट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे सक्सेस होना है। जो आपने देखा है, मम्मी खेत में काम करती थी, मैं मम्मी के साथ करती थी। आपके रिश्ते इसलिए तो रिश्ते हुए हैं आपके पहले कि आपने कभी ट्राई नहीं किया? रिश्ते हुए। ये जो आप हेल्दी हैं,
इसका भी कोई कारण रहता है आप इसका कारण ये है कि ये हमारा नेचुरल है, हमें पुश्ता नहीं मिला हुआ है। मेरे दादा पापा चाचा सारे हाँ, ऐसे हो? सारे ऐसे हैं। बस मेरा थोड़ा सा फैट यहाँ ज़्यादा है क्योंकि मुझे लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए। बाकी हमारी हड्डी ही मोटी, हम पतले दिखते ही नहीं हैं, नेचुरल हमारा ऐसा है। और वैसे रहना भी अच्छी बात है क्योंकि मेरी जो आवाज़ है और जो मेरी बॉडी है सेम है। मैं अगर बिगर माइक का भी बात करती तो लोगों को लगता है मैं माइक में बोल रही हूँ और डर जाते हैं लोग। मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। हाँ। ओके, वेल कौन सा काम है आपका? आजमगढ़ में कोई काम है? आजमगढ़ में मेरा खुद का बुटीक है। अच्छा। वैसे तो मैंने नाम उसका नाज डिज़ाइनर ही रखा था, लेकिन मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जब मैंने मेरे बड़े भाई से बोला कि रजिस्ट्रेशन कराना है तो भैया बोले तुम्हारे ही नाम से होगा। मैं बोली हाँ, लेकिन जो आपने मुझसे बताया था कि ऐसे नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए नाम देना पड़ता है। तो मैंने दिया, तो भैया ने सर्च करने के बाद वो मेरे नाम से बहुत सारे चल रहे हैं, नाज डिज़ाइनर से नाज फैशन डिज़ाइनर। समझ पाया आप बात को? हाँ, तो मैंने रिज़ा रखा है, रिज़ा गारमेंट्स फैशन डिज़ाइनर, क्योंकि मेरे पास जो है स्कूल के भी ड्रेस बनने के लिए आते हैं और मैं यहाँ से जाने के बाद बहुत बड़ा पैसा कमाने वाली हूँ। बहुत बड़ा करने वाली हूँ। कितना पैसा कमा रहे थे अभी आने से पहले? अभी तो मैं 20 से 25 हज़ार मेरे हो रहे थे, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद मेरे और ज़्यादा होंगे। जो आप पैसा कमा रहे थे तो आपको किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप पैसा पहले से ठीक ठाक कमा रहे हो, 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मम्मी ने बोला था, मम्मी मुझे अपने से दूर नहीं रखती क्योंकि मम्मी को लगता है कि मेरे होते हुए घर को कुछ नहीं हो सकता। हमारे मायके में मम्मी रहती है, एक लड़की के लिए मायके में रहना बहुत अच्छी बात है और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि जो आपके मामा नहीं थे? मामा नहीं है, मेरे मामा थे, मामा एक्सपायर हो गए, मेंटल प्रॉब्लम थी। अपने मामा के यहाँ रहते हो? हाँ, हम मामा के यहाँ रहते। तो जो अदर्स अगल बगल वाले हैं आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी ज़मीन लेने के लिए बड़े बेचैन रहते हैं। ज़मीन आती है तुम्हारे? हाँ। कितनी ज़मीन आती है? 6 बीघा। 6 बीघा ज़मीन है? हाँ, 3 बीघा ददिहाल में है। पापा का 3 बीघा, मम्मी का 6 बीघा है। 9 बीघा है? हाँ। 9 बीघा तो ज़मीन खूब हो जाती है यूपी में? हम यूपी में हो जाती है। नानी के यहाँ का खेत हम इस्तेमाल करते हैं, अभी पापा के यहाँ का नहीं करते हैं क्योंकि अभी मेरी दादी ज़िंदा है और मेरी बुआ की शादी हुए अभी 2 साल हुआ है। तो मम्मी का कहना ये था कि जैसे मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो मैं अपनी सास को कहाँ से खर्चा दूंगी, मुझे मेरे बच्चों को पालना है और मेरा खेत जो वो मेरी सास इस्तेमाल करे और उसका अनाज खाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब मेरी सास नहीं रहेंगी, मैं भी ना रहूँगी तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ले लेंगे, लेकिन मैं अपनी सास के जीते जी मैं अपने घर में बंटवारा नहीं करूँगी। बहुत बढ़िया सोच आप समझे। परिवार को बांध के रखना एक ताकत है। और उसकी वजह से ही जब हम जाते हैं अपने ददियाल में तो हमारे मान सम्मान बहुत होते हैं। अच्छा, दावतें रखी जाती हैं आपके लिए? दावतें रखी जाती हैं? दावतें रखी जाती हैं, हमें हर फंक्शन में बुलाया जाता है, हमारी इज्जत होती है, हमारी विदाई होती है। और आज तक मेरी चाची और मेरी मम्मी में कभी ऐसे तू में नहीं हुई, कभी कुछ हुआ ही नहीं हमारे घर में झगड़े। बहुत बढ़िया। जो आपने 8वीं क्लास पास की थी, जो आप बता रहे थे, वो आपने मदरसे से की, स्कूल से की? नहीं, मैंने प्राइमरी स्कूल से की। प्राइमरी स्कूल से। फिर उर्दू सीखी आपने? उर्दू मुझे सीखी आती है और अरबी भी मुझे आती। मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ 5 वक्त की, घर पे मैं रोज़ा भी 5 वक्त की नमाज़ी हाँ, हैं आप? 5 वक्त की नमाज होती है। यहाँ पढ़ी आपने? नहीं, यहाँ मैंने नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि एक बार मैं पोछा कर दूँगी कोई चप्पल पहन के आ जाएगा। यहाँ हमारे साथ हम सेंटर पीजी में रहते हैं तो एक रूम में 4 जन रहते हैं तो और नहीं पढ़ पाए? सबके अलग अलग माहौल हैं। हमारी चादरें भी साफ़ होनी चाहिए जिस पर हम सोते हैं, कोई कैसे पोजीशन में है वो आके बैठता है, तो मुझे मेरी इच्छा नहीं हुई अंदर से। लेकिन कुछ बच्चों ने नमाज पढ़ी मेरे साथ एक अप्पिया है, क्योंकि हमारे ऑफिस के बाहर आके पढ़ती थी, वहाँ पे तो मैंने बोला हुआ था कि हाँ, आप मुझे आगे पढ़ पहले सकते नहीं हैं। पता था। एक अप्पी हैं, वो मद्रास से आई हैं, कनीज़ अप्पी मेरी रूममेट हैं, तो वो बेड पर ही पढ़ती हैं। कोई आता है तो मैं उनसे कहती हूँ मेरे बेड पर बैठो, उस पर ना बैठो, उस पर अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ। नहीं, कुछ बच्चे मेरे ऑफिस के बाहर भी पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता था। अब की बार जो भी बच्चा नया आएगा उसको मैं बताऊंगा पहले ही हाँ, कि किसी को अगर नमाज पढ़नी है, कोई 5 टाइम का नमाजी, तो अपने रूटीन को ना तोड़े, वो अपनी पढ़े। पढ़ ले,
तो आप रितु मैम को कब से जानते हैं लगभग? रितु मैम को मैं 2022 से जानती थी और 2022 से मैं बस देखती थी और उनकी देखी हुई वीडियो से मैं ड्रेसेस सिलती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इनकी देखी जो वीडियो इंस्टा पर आ रही शॉर्ट वीडियो उनसे ड्रेसेस बना सकती हूँ, तो मुझे ब्लाउज सीखने के लिए मैम के पास जाना चाहिए। अच्छा, ये समस्या थी आपको, ब्लाउज प्रॉपरली नहीं आता था। तो किसी ने मना नहीं किया हरियाणा क्यों जा रहे हो? मना किया, घर वालों ने भी मना किया, मम्मी ने, क्योंकि मम्मी मुझे कभी दूर नहीं जाने देती, उसका दिल नहीं था कि मैं इतनी दूर आऊँ। और मैं अपने गांव की एकलौती लड़की हूँ जो स्केल के लिए इतनी दूर आई हूँ। लड़कियाँ शादी करके भले दूर चली जाए चलेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई स्किल सीखने के लिए दूर नहीं जाता। मैं इतनी दूर आई, वही मैं कह रहा हूँ, लगभग 1000 किलोमीटर पड़ जाएगा। 1000 किलोमीटर है। तो फिर किसी ने कहा ये फेक होता है, भैया ने बहुत सर्च किया तो उनको नहीं मिल रहा था। फिर मैं खुशबू मैम थी, मैंने जब उनको मैसेज किया था व्हाट्सएप पर, तो खुशबू मैम ने मुझे रिटर्न कॉल किया और मैंने उनसे कहा आप लाइव लोकेशन भेजो। उन्होंने मुझे गाज़ियाबाद का लाइव लोकेशन भेजा। हम जब 1 फरवरी को आपका गाज़ियाबाद में ओपनिंग, 2 फरवरी को थी, तो हम गाज़ियाबाद आए थे ओपनिंग वाले दिन। हाँ, मैं मेरे भैया पर्सनली मैम से मिलने और मैम से और आपसे मिलकर मेरे भैया ने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। बोले बहुत अच्छे लोग हैं, अगर इतनी सारी लड़कियाँ हैं, उनकी जिम्मेदारी हैं, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी निभाएंगे। क्या पूछा था उन्होंने सवाल? कुछ ऐसा पूछा था कि गाजियाबाद में सीख लें तो पीजी वगैरह क्या करवा दोगे? हाँ, गाजियाबाद में पूछा गया था। मैं और फिर मैंने पीजी के लिए मना किया कि गाजियाबाद तो नहीं, हम यहाँ भिवानी भेजिए अगर पीजी में करना है तो। यहाँ के लिए बताया गया पीजी यहाँ गाजियाबाद में मुझे रूम लेके अकेले रहना पड़ता, फिर अकेले रहना एक लड़की मुझे भी ध्यान, क्योंकि मैं नई आई थी। इनके भैया पूछ रहे थे कि क्या मतलब आप गाजियाबाद में रहने का प्रबंध करवा दे, तो मैंने कहा गाजियाबाद में जब आपकी गुड़िया रहेगी तो हम सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं देख पाएंगे, आप भिवानी भेजिए, वहाँ पे गार्ड होते हैं, CCTV होता है, सब कुछ होता है। और फिर मैंने मैम के साथ भी फ़ोटो लिया था और मैम ने कहा था उस टाइम कि इस गुड़िया का फेस देख लो और 3 महीने के बाद देखना, तो वाकई में कामयाबी से फेस पे चमक आती है। चमक आई फिर आपके चेहरे पे? मैं गई बीच में घर, तो मेरे सारे मोहल्ले के लोगों ने मुझे देखा और बोला पहले से बहुत चेंज हो गई, लग रहा है कि हाँ ये कुछ सीख रही है। बस मेरे घर में कभी मुझे रोका नहीं गया किसी भी काम के लिए, मैंने कभी सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया। माँ जबकि मुझे मना नहीं किया गया, लेकिन अब मुझे महसूस होता है मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे बस मुझे 200-250 लोग देखते हैं और लाइक करते हैं, तो अगर वही लोग मुझे इंस्टा पर देखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे ना। आप समझें, आज के दिन अगर बिजनेस को हमें चलाना तो हमें सोशल मीडिया पे आना ही पड़ेगा। और आपके में भी बहुत सारी लड़कियां हैं सोशल मीडिया पे जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। मेरी फैमिली ने मुझे कभी मना नहीं किया कि ये मत करो। तो यहाँ पे आने के बाद भी आपने ओपन नहीं किया? मुझे चलाना नहीं आता। तो सीख के जाना चाहिए था, किसी सीख लेते आपके जो मैं सीखने के लिए रूममेट चलाती होंगी। हम नहीं, आपने बोला कि सिखाया जाएगा, मैं रुकने वाली थी, लेकिन 30 तारीख को मेरी फ्रेंड का डिलीवरी है और मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि जब तुम्हारी डिलीवरी रहेगी, उसको ब्लड की प्रॉब्लम है, तो मेरा O पॉजिटिव ब्लड है, कोई भी ब्लड मांगता है तो मैं उसे दे देती हूँ। बढ़िया, देते भी रहना। तो हाँ, मैं 2019 से ब्लड दे रही हूँ, अब तक मैंने 6 बार ब्लड दे चुकी हूँ और मुझे मेरी फ्रेंड से किया हुआ वादा निभाना, इसलिए मुझे 25 तारीख को जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं जाने वाली नहीं थी, मैं 1 महीना रुकने वाली थी। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सोशल मीडिया सीखने के लिए एक बार सोशल मीडिया का हम आपका जो बुटीक मास्टर कोर्स है उसमें अपलोड करवाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को कम से कम इतनी नॉलेज हो कि वो फ़ोन से रील बना सकें, उनको एडिट कर सकें, उसको डाल सकें, ताकि उनका काम बढ़े। एडिटिंग नहीं आती और एडिटिंग की ही प्रॉब्लम है मुझे। कोई ये नहीं प्रॉब्लम है कि मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती या मैं क्यों बिगर चुनरी की हूँ, ऐसा कोई नहीं है। मैं कैसे ड्रेस पहनूँ, मेरी फैमिली ने मुझे कभी मना नहीं किया है। और जहाँ लड़कियों को ये कहा जाता है कि तुम लड़की हो, लड़की बनकर रहो, वहाँ मेरी फैमिली मुझसे राय लेती है, मशवरे लेती है, आगे ये काम करना है कैसे करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या क्या काम करते थे आप यहाँ आने से पहले? मैं घर का काम भी जानते हैं आप? मैं घर का सारा काम जानती हूँ, खाना नहीं बनाती। खाना नहीं बनाते? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले दीदी थी, मम्मी थी, फिर उसके बाद भाभी है और मुझे ज़रूरत नहीं लगी खाना बनाने की। मैंने जब आपकी शादी होगी फिर सीख लूँगी या तो इंशाल्लाह मैं इतने काम करूँगी, इतने पैसे कमाऊँगी कि मैं किसी को रख लूँ खाना बनाने के लिए। जो काम सबको आते हैं वो काम मैं क्यों करूँ? आप क्या करेंगे फिर? मैं वो करूँगी जो सिर्फ मैं कर सकती हूँ और बाकी काम तो मैं लोगों से करवा सकती। बिल्कुल, आप समझें। एक हम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं बेसिकली कि जो घरेलू काम है बेसिकली वो भी ज़रूरी है, बहुत अच्छा है,
लेकिन जब हमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं तो एक्चुअल में हर काम की कीमत तय है कि ये काम इतने में हो सकता है, उतने में हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो उस स्किल पे काम कीजिए ये जो सिर्फ आप कर सकते हैं। अब मान के चलो मैं यहाँ पे इंटरव्यू शूट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं इस काम को छोड़ के और कोई ऐसा काम करूँ, जैसे मान के चलो मेरे को एसी की सर्विस करवानी है, तो मैं क्या वो एसी सर्विस के लिए मैं 2 घंटे दूँ? नहीं ना, उसमें मैं अपने इंटरव्यू शूट करूँ, अपना काम करूँ ना जीवन में जो मैं काम कर सकता था। जो काम आउटपुट ज़्यादा देगा हम वो काम करेंगे, जिसमें आउटपुट कम होगा वो काम हम किसी और से करवाएंगे। जिसको समझ में आ गया जीवन में आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो फंसा रह जाएगा। ठीक है जी। जब आप पहले दिन यहाँ पे फिर आ गए, कौन छोड़ने आया था आपको? भैया छोड़ने आए थे बड़े वाले। उनको कैसा लगा यहाँ का माहौल? उनको तो गाज़ियाबाद में ही आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा था। फिर यहाँ आने के बाद जब उन्होंने हर जगह साइन की और मेरा फॉर्म भरा और इतने सारे गार्ड देखे, फिर उनको नहीं जाने दिया गया ऊपर पीजी में, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि जब मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है तो किसी भी जेंट्स को नहीं जाने दिया जाएगा, मेरी बहन यहाँ सेफ़ है। तो मुझे उन्हें तो अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे तो जेल है, इतने साइन करवाते हैं, हर जगह सीसीटीवी है, गार्ड बिठा रखे हैं, कहीं मुझे जेल नहीं लगा। मुझे लगा कि मैं यहाँ सेफ़ हूँ। बस मैं जब आई थी स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा सा घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए रोना बहुत आ रहा था। अच्छा, क्योंकि आपका लगाव कुछ ज़्यादा ही है परिवार से जी। फिर जब आपने जो 3 महीने यहाँ पे दिए अपने जीवन के, उनको कैसे देखते हैं अपने लाइफ में? मैं स्टार्टिंग में जब मैं कुर्ती सीखी तो मुझे तो लगा कि मुझे तो कुर्ती आती है। फिर मैंने उसमें फिर भी मेरे बहुत सारे डाउट थे, क्योंकि जो मेरे सिलने का तरीका था, जो मेरा मेथड था वो अलग था, जो मैम का मेथड था वो अलग था। मुझे सिलाई आती थी लेकिन फिटिंग कभी अच्छी नहीं आती थी। मुझे बार बार कस्टमर को भी नापना पड़ता था। मैंने कपड़ा सिल के कंप्लीट कर दिया, लेकिन जब कस्टमर आता था तो मैं एक बार उसे नाप कर चेक करवाती थी, फिर मुझे रिटर्न फिटिंग करनी पड़ती थी। और अब मुझे आपने सीखी थी सिलाई पहले से कहीं? मैंने 2 साल सिलाई सीखी। 2 साल? हाँ। 2 साल में भी ऐसे हालात थे कि आपको ऐसा करना पड़ता था? मैंने 2 साल सिलाई सीखी। सीखे थे कि आपने टाइम खराब किया फिर? नहीं, मैंने वहाँ सीखा था और वहीं सीख कर तो मैंने सिलाई करके पैसे कमाए। क्या सिखाया फिर, मतलब ऐसा जो मैं ऐसे तुक्के से सिखाया। कैसे 2 साल लगा दिए उसमें? कितने पैसे लगे थे आपको सीखने में? 6,000 मेरा एक बार एडमिशन का लगा था, 2 साल का। 2 बार 2 एडमिशन हुआ था, 3-3 हज़ार करके, और 200 महीना लगता था। लेकिन पैसे तो ज़्यादा नहीं लगे। एक साल मैंने 200 रुपये महीना दिया, दूसरा साल ये तो लगभग आपके मान के चलो 2, 4 और 6, 10,000 12,000 रुपये खर्च हुआ। लेकिन उससे ज़्यादा तो यहाँ पे खर्च हो गया आपका 3 महीने में। तो उससे ज़्यादा जानकारी भी मिली मुझे, उससे ज़्यादा एडवांस सीखा भी मैंने। आप संतुष्ट हैं जो आपको सिखाया गया है, जो आप सोच के मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा और संतुष्टि इस बात की है कि मुझे रिकॉर्डिंग वीडियो मिल रही, क्योंकि हर लड़के को थ्योरी करना नहीं आता। ये जो दीदी बता रही हैं, बेसिकली ऑफलाइन वाले बच्चों को काफ़ी कम कीमत में बुटीक मास्टरी दिया जाता है, जिससे वो बच्चे उसको रिपीट में देख सकें। पहले क्लास में लाइव देख सकें, बाद में अगर उनको जरूरत महसूस हो रही तो रिकॉर्डिंग भी मिलती है, देख सकें। ओके। जो यहाँ पे स्टाफ था, ट्रेनिंग स्टाफ था, जो आपका जो टीचर्स थे जो डाउट सॉल्विंग करवाते थे, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी। और मेरी बॉन्डिंग सबके साथ अच्छी है, स्टाफ के साथ भी, और जो किचन से लेकर सफाई तक है सब। मुझे इन लोगों से बहुत ज़्यादा हौसला मिला, मेरे रूममेट से भी ज़्यादा, और इन्हीं लोगों की वजह से मैं रहेगी। अगर ये लोग भी अच्छे ना रहते तो मैम तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैम तो हमारे साथ 1.5-2 घंटे ही रहती हैं, हर वक्त तो यही लोग रहते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? उनके साथ भी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी रहेगी। मैंने कोशिश ये की है और मैंने अपने मन में सोच के भी रखा है कि मैं हर फेयरवेल पर ना तो 1-2 फेयरवेल गैप करके मैं 3री-4थी फेयरवेल पर यहाँ अपनी ड्रेस दिखाने आऊँगी। और ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक बार अगर हम किसी कॉलेज स्कूल से एक बार निकल जाएं तो उसमें दोबारा जाने का चांस नहीं मिलता। अगर हम किसी सेंटर से भी एक बार निकल जाएं तो दोबारा बस हम उनसे मिलने जा सकते हैं, लेकिन अपनी ड्रेसेस दिखाने नहीं जा सकते। और यहाँ ये चीज़ है कि हम अपनी ड्रेसेस दिखा सकते हैं। आपकी बार फेयरवेल पार्टी में गए थे आप? हाँ, मैं दोनों फेयरवेल पार्टी में गई बुक की थी। अगली बार नहीं किया था, जनवरी बैच का मैंने इस बार किया। अगली बार जो आपका बैच था उसमें किया था? हाँ, मैंने अपना कल्चर दिखाया उसमें। क्या दिखाया उसमें? गरारा कुर्ती, जो हमारे यहाँ ब्राइडल पहनती, क्योंकि वो मेरे यहाँ सिलने के लिए आता है और मुझे सिलना नहीं आता था। और आ गया? हाँ, रितु मैम ने मुझे बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे सिलते हैं, तो मुझे आ गया और बहुत अच्छा मेरा सिलाया भी है। और मैंने वो वीडियो भी जब मैंने व्हाट्सएप पे डाला तो उसके बहुत सारे लाइक है, और बहुत सारे कस्टमर ने कहा कि मेरे लिए सिल के लेके आना, मेरे लिए सिल देना, पैसे मैं दे दूँगी, कपड़े वहीं से ले लो, वहाँ के कपड़े बहुत अच्छे हैं। आपके बैच के दौरान काफ़ी फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाए गए, उनमें से कौन से को आपने एंजॉय किया सबसे ज़्यादा?
मैंने होली भी इंजॉय की, जबकि हमारे में होली नहीं खेलते, लेकिन मैंने खेला। आप क्या रंगों से परहेज करते हैं? हाँ, रंगों से परहेज करते हैं। मैंने नहीं किया, मैंने खेला। लेकिन मेरे दोस्त हैं काफ़ी अच्छे, असलम खान, वो तो खुद पैकेट रखते हैं गुलाल का, वो जाने नहीं देते किसी को बिना। मैं अपने फ्रेंडों के साथ पहले भी खेल चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आप समझें, कोई भी धर्म नफरत करना नहीं सिखाता। आप समझें, ये कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है, फला ऐसे वो ऐसे, नहीं। कोई धर्म आप किसी भी किताब को पढ़ के देखेंगे, होपफुली मैंने तो नहीं पढ़ी है, जितना सुना है। अब मैं कहूँ कि मैं तो ग्रंथों का ज्ञाता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन आप समझे, जहाँ तक इंसानियत का सवाल है, कोई धर्म बैर करना नहीं सिखाता। पीछे से आपने केस देखा होगा, होली पे किसी को रंग लग गया था और पता नहीं क्या माहौल बना दिया, इतना बड़ा दिल्ली में शायद एक केस हुआ। आप इस चीज़ को समझें। अगर मान के चलो हम ज़्यादा बैर भाव नहीं रखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो इंसान जाति, धर्म, क्षेत्र और गोत्र के चक्कर में फंस गया ना, वो बिजनेस तो कभी नहीं कर सकता, वो मर जाएगा। वो राजनीति ही कर सकते हैं। तो राजनीति तो फिर बड़े लोग करेंगे। हाँ, समझ में? हमारे जैसे लोग नहीं। हमारे कैसे करें? हम कैसे करेंगे? कहाँ की राजनीति करेंगे हम? राजनीति करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? मेरा झूठ बोल के थोड़ी ना राजनीति होगी। मैं हर धर्म को मानती हूँ और उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर मेरे कुरान में लिखा है कि आप अपने धर्म की इज्जत करते हो तो किसी की बुराई नहीं कर सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते। ऐसा है गुड़िया, मेरा ऐसा मानना है। बेसिकली आर्टिकल 25 और 26 हमें संविधान में अधिकार देते हैं कि हमारा दिल करे हम उस धर्म को माने और दिल करे उस धर्म का प्रचार करें। लेकिन ये अधिकार नहीं देता कि किसी दूसरे धर्म के बारे में हम गलत बोलें। नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना चाहिए। गलत हो सकता है मेरे को एक नीम के पेड़ के नीचे मजा आ रहा है बैठ के, हो सकता है आपको जामुन के पेड़ के नीचे मजा आए बैठ के, तो आप जामुन के पेड़ के नीचे बैठे, मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। मैं क्यों सवाल करूँ कि आप जामुन के पेड़ के नीचे क्यों बैठे हैं? कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है। लगभग 3 महीने में कितना पैसा आपका खर्च हुआ? मैंने वैसे तो मेरा 42,000 ही लगा फीस, पीजी का और यहाँ का फीस। ओके। क्योंकि मैंने सारी फीस एक बार जमा की थी और 2,000 मेरा रजिस्ट्रेशन का लगा। बाकी जितने भी खर्चे आए वो सब मेरे ड्रेस बनाने में, और मुझे ड्रेस अच्छी पसंद है और अच्छे कपड़े की पसंद है। मैंने सारे कपड़े अच्छे खरीदे। तो कितना लग गया आपका? 1 से 1.5 लाख तक। 1 से 1.5 लाख रुपये आपने लगा दिया। वो ड्रेसेस आपके काम आएंगे जब आप अपने बुटीक पे बैठेंगे, तो उनको पहन के बैठेंगे तो कस्टमर भी उससे अट्रैक्ट होगा कि ये खुद इतनी अच्छी ड्रेसेस पहनती है, तुम्हारे लिए भी बनाएंगे। और मैंने हमारे मतलब जो हमें सिखाया गया बचपन से, जो बताया गया, जिस धर्म में हमारा पालन पोषण हुआ है, हमें थोड़ा सा भारी मतलब पैक कपड़े पहनने के लिए, और मैं ऐसे डीप गला और स्लीव बाजू नहीं पहन सकती, तो इसलिए मैंने अपनी डमी के लिए बनाया वो सारे ड्रेस। क्योंकि मेरे पास हर धर्म के लोग आते हैं, हर स्टाइल के लोग आते हैं। बिल्कुल। तो किसको क्या पसंद है? शायद मेरा पहना हुआ कपड़ा ना पसंद हो, मेरी डमी का पहना हुआ कपड़ा मैं अब चाहती हूँ कि मैं मेरी डमी का हर दूसरे तीसरे दिन। आपकी बातों को सुन के कतई ये नहीं लग रहा कि आप 8वीं पास हैं, ये पक्की बात है। थैंक यू भैया। मतलब समाज को देख के आपने बहुत कुछ सीखा है। मैंने इतने लोगों को फेस किया है कि अगर मुझसे कोई सामने से मिल जाए तो मैं ये बता दूंगी कि ये मुझे साथ देने वाला है कि डस के जाने वाला है। ओके। सोशल मीडिया तो आप अभी यूज़ करते नहीं? कोशिश यही है और मुझे मना नहीं किया गया, तो इस बात की मुझे खुशी है कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बताया जा रहा है ऐसे ऐसे कर। बस मुझे एडिट करना नहीं आता, मैं कोशिश करूँगी सीखने की। सीख जाएंगे। अगर मैं सीख नहीं पाई तो मैं उसके लिए भी किसी को रख लूँगी। ओके। तो अंत में मैं चाहूँगा आप महिलाओं के नाम संदेश दें, जो आपने जीवन में देखा है उसके हिसाब से महिलाओं को क्या करना चाहिए? मैं महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ। वैसे तो मैं पूरे वर्ल्ड की और पूरे इंडिया की महिलाओं के लिए देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे हर जगह इतनी फ्रीडम नहीं है महिलाओं को, कहीं कहीं का माहौल अलग है। तो हर महिला को कम से कम, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर किसी को सिलाई ही सीखना है, हर किसी को पार्लर ही सीखना है, लेकिन कोशिश इतनी करें। बिजनेस बहुत सारे हैं, आप कोई भी बिजनेस कर सकती हैं, जॉब भी कर सकती हैं अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो। और निकलें बाहर, काम करें, सब कुछ करें, खुद को निखारें, लेकिन आप इतना सोच के खुद को निखारें कि आप भी किसी की बहन हैं। बिल्कुल सही, आपने ये बात क्यों बोली, आप भी किसी की बहन हैं, क्योंकि मतलब इज्जत का ख्याल करते हुए सीखें। ऐसा बहुत सारी लड़कियां बाहर निकलती हैं, फिर वो कुछ गलत कर जाती हैं, तो कुछ लड़कियों को बाहर निकलना बंद हो जाता है। बिल्कुल सही, आप समझें, जब एक महिला को बाहर निकाला जाता है, ये समाज आज भी वहीं खड़ा है जहाँ पे 100 साल पहले खड़ा था महिलाओं के लिए। और एक महिला, जैसे हम देखते हैं कि कोई लड़की घर से भाग गई या उसने छोटा मोटा कुछ गलती हो गई गुड़िया से, तो उसके जो लगभग गांव होता है उसमें 100 लड़कियों के ऊपर रोक लग जाती है, रोक लग जाती कि उसने ऐसा कर दिया, तू भी कल को कहीं ऐसा ना कर दे, तू भी मत कर।
तो जिसने कहा कि ये समझें कि मैं भी किसी की बहन हूँ। बिल्कुल। मेरे पापा नहीं है, मेरा भाई मेरे लिए फ़ख्र से खड़ा होता है और हर जगह कहता है कि मेरी बहन है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई उतनी ही शान से खड़ा हो, कल मेरा हस्बैंड भी उतनी शान से खड़ा हो, मेरी बीवी है। कल आने वाले दौर में मेरे बच्चे भी कहें मेरी मम्मा है। बिल्कुल। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रही हूँ, मैं अगर ये मेहनत कर रही हूँ, कमा रही हूँ, इतनी सब कर रही हूँ, तो मैं एक पूरी महिला के लिए कर रही हूँ, खास करके अपनी गांव की महिलाओं के लिए जो BA BSc BCom करके घर में बैठी चूल्हा चौका कर रही हैं। चाहती हूँ कि पढ़ाई में अगर जो पैसे हमने खर्च किए हैं वो तो हमको पूरा करना है ना। सिर्फ हम एक नॉर्मल सी चीज़ें बता रहे हैं, अगर हम अनाज खरीद के घर में रख दे फिर उसको ना बना के खाएं तो अनाज रखने का क्या मतलब है। उसी तरह दीदी कहना चाह रही है अगर आपने डिग्रियाँ ले रखी और दीवार पे टांग रखी है, बैग में रख रखी, क्या फ़ायदा जब तक आपने उसका कोई फ़ायदा नहीं लिया। और मैं तो एक कम पढ़ी लिखी लड़की बस अपनी स्किल से, और अगर अपना बिजनेस कर रही हूँ तो सोचो तुम तो पढ़ी लिखी हो। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी ने जो कहा, हरियाणवी में एक कहावत है, पढ़े हुए से कड़ा हुआ ज़्यादा होता है। मीन्स कि जो एजुकेटेड होता है अगर उससे ज़्यादा वो इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। कई बार जो समाज में निकल जाता है, बिजनेस में निकल जाता है, और वो सीख के लोगों को देख के सीखता है। और जो मेरी प्यारी बहनें और भाई पढ़े लिखे हैं, अगर वो भी कड़े हुए हो गए और समाज में जाके निकले तो और बेटर कर पाएंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी हैं। तो जैसा दीदी ने संदेश दिया कि सिर्फ डिग्रियों के भरोसे ना रहें, अपना काम करें और महिलाओं को आगे आना ही चाहिए। आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि मेरी प्यारी बहन नाजरीन खान अपने जीवन में बहुत आगे जा सके और अल्लाह इसको रहमत बख्शे कि इनका बुटीक जो है वो और अच्छे से चले। और ये फेयरवेल में जैसा इन्होंने कहा आती रहेंगी, और जैसे ही मेरे को कोई परेशान करेगा मैं मेरी बहन को बता दूंगा कि ये मेरे को परेशान कर रहा था, ये उसकी आंखें नोच लेगी। यस, वादा किया तूने आज? वादा किया मैंने। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। धन्यवाद। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।